नमस्कार दोस्तों, कंटिन्यू करेंगे बच्चे अपने डिस्कशन को। अपने पिछले सेशन के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने डिस्कस किया था द प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ द केसेस, जहां पे जो हमारा फोकस था वो यही था कि जो कोई भी व्यक्ति है, अगर उसके पास नॉलेज इन्फॉर्मेशन है अबाउट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, तो वो प्रोवाइड करे रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज को। तो वही जो हमारा डिस्कशन था सेक्शन 19, 20, 21, 22, 23 के अंदर हम लोगों ने होल्ड किया। अब जो बच्चे हमारा एजेंडा होने वाला है इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर, वहां पे सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करने का प्रोसीजर। जैसे मैंने आपको पिछले सेशन में भी समझाया कि ये जो चैप्टर है ये प्राइमरीली स्टेटमेंट्स के बारे में होने वाला है, और स्टेटमेंट से रिलेटेड जो समझदारियां या जो जिम्मेदारियां दी जाएंगी रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज को, उनकी तरफ फोकस रहेगा। तो मान के चलिए सेक्शन 24, 25, 26, 27 प्राइमरीली इसी कंपोनेंट को एड्रेस करेंगे। और अगर ये चारों पांचों सेक्शन हम लोगों ने कवर कर लिए विद इन टाइम, तो मूव कर जाएंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। और जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो है स्पेशल कोर्ट्स के बारे में। तो उसके अंदर हमको सीखने को मिलेगा दैट कि हम लोग कैसे डेजिग्नेट करते हैं किसी स्पेसिफिक कोर्ट को टू बी द स्पेशल कोर्ट। तो वो सारी बातें हैं, ठीक है। पर पहले उस स्पेशल कोर्ट वाले डिस्कशन पे जाने से पहले मैं चाहूंगा कि हम लोग ये स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने का प्रोसीजर समझ लें, क्योंकि देखो जितना इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन वगैरह का प्राप्त करना है वो तो आप समझ ही गए होगे कितनी सीरियसनेस से इसको एड्रेस किया गया है, उतना ही इंपॉर्टेंट बच्चे खासकर पॉक्सो के केसेस में स्टेटमेंट्स का रूल है। और मैं खासकर पॉक्सो की बोल रहा हूँ, वही वाली बात, बच्चा इन्वॉल्व है, चाइल्ड इन्वॉल्व है, और चाइल्ड के टुवर्ड्स सेंसिटिविटी बहुत जरूरी होती है, बहुत जरूरी होती है, क्योंकि हर चीज इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती बच्चे। आप वो सेम लेवल ऑफ मैच्योरिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दूसरी साइड से। फॉर दैट रीजन आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशियस होना पड़ता है, और उसी पे आधारित है ये पूरा चैप्टर, इसी लॉजिक पे बेस्ड है। तो आप कुछ बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाना, आप ये कोशिश मत करना कि मैं रट लूं एक एक बात, एक एक शब्द जो लिखा हुआ, नहीं, बस समझने की कोशिश करो, एक उसका फील लो, एक उसका एसेंस लो। अगर वो आपने अगर वो थ्रेड पकड़ लिया ना, तो बच्चे बहुत आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए, ठीक है। और बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको आउट ऑफ बॉक्स लगे। ऐसी चीजें जो आप खुद भी अगर 2 मिनट अपना दिमाग लगाओ कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं, वो आपके दिमाग में आ जाएंगी, आधी से ज्यादा चीजें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। तो चैप्टर 6 जो बताएगा हमको प्रोसीजर स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करने के संबंध में, जो सबसे पहला सेक्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 24। और इसकी इंपॉर्टेंस किस बात से निकल के आती है बच्चे? ये कहता है कि कोई भी जो बच्चा है, चाइल्ड है, चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है? मतलब हर कोई व्यक्ति जो 18 साल से कम है। हर एक बच्चे की जो स्टेटमेंट होगी ना बच्चे, वो रिकॉर्ड की जाएगी या तो उस बच्चे के रेसिडेंस पर, रेसिडेंस पे मतलब जो उसका घर है, या फिर किसी भी ऐसी जगह पर जहां पे वो नॉर्मली रहता है। अब रेसिडेंस और इस चीज में क्या फर्क है? नॉर्मली रहता है, आमतौर पर तो लोग अपने रेसिडेंस में ही रहते हैं, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे किसी बच्चे का जो माँ बाप है वो कहीं रहते हैं, बट वो नॉर्मली अपने मौसी के पास रहता है, चाचा के पास रहता है, ऐसी सर्कमस्टांस हो जाएगी। एक मिनट। तो जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी किसी भी बच्चे की, वो या तो उस बच्चे के रेसिडेंस पर होगी, या फिर ऐसी जगह पे होगी जहां पे वो आमतौर पर रहता है, या फिर जहां पे भी वो बच्चा चाहे, जहां पे भी वो बच्चा चाहे। और अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश की जाएगी कि जो रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति है, स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने वाला जो पुलिस ऑफिसर है, वो एक महिला हो, महिला पुलिस ऑफिसर हो, और जिसका पद कम से कम सब इंस्पेक्टर का हो। सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर की पद हो, मतलब कांस्टेबल रैंक की जो महिला पुलिस ऑफिसर्स हैं वो इंक्लूड नहीं होती। अदर देन दैट कोई भी महिला पुलिस ऑफिसर जो एसआई या उससे अबव रैंक की है, उसी की तरफ हमको प्रेफरेंस दिखाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि कभी मेल आदमी नहीं कर पाएगा, मेल पुलिस वाला नहीं कर पाएगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है, अगर प्रैक्टिकल है, अगर महिला पुलिस ऑफिसर अवेलेबल है तो वही करे, अगर किसी भी कारणवश नहीं पॉसिबल है तो मेल भी कर सकता है। तो बेसिक बेसिक सी बातें हैं कि अगर बच्चे की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होनी है तो प्राइमरीली उसके रेसिडेंस पे करो, या ऐसी जगह पे रखो, करो जहां पे वो रहता है या फिर जहां पे वो चाहता है। तो सबसे पहला जो फोकस है वो है कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी कहां पे, व्हाट वुड बी द प्लेस ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट। आप में से कई लोग सोचोगे सर क्या फर्क पड़ता है, इंपॉर्टेंट तो स्टेटमेंट है, वो कहां रिकॉर्ड हो रही है। अब बच्चे के पर्सपेक्टिव से सोचो, बच्चे के लिए फर्क पड़ता है, क्योंकि जहां पे भी होगी वहां का माहौल फ्रेंडली होगा या नहीं होगा। जैसे बच्चे को अगर आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड करोगे थाने के अंदर, वो कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि वो उसके लिए नई जगह है और बहुत ही थोड़ा रिग्रेसिव सा एनवायरमेंट है एक बच्चे के लिए। पर वहीं अगर स्टेटमेंट के घर पे रिकॉर्ड होगी तो ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगा, या फिर किसी भी ऐसी जगह पे जो उसको पसंद है वहां पे होगी तो वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगा, क्योंकि हमको उसे कंफर्टेबल फील कराना है, जिससे कि वो थोड़ा सा ओपन अप हो सके। एक बच्चा है जिसके साथ अपराध हुआ है पॉसिबली, तो वो तो वैसे भी अपने बैकफुट पे होगा। तो फॉर दैट रीजन ऑल्सो उस चीज को भी हमें दिमाग में रखना है। तो सबसे पहला फोकस प्लेस जहां पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड होनी है, उसका घर, या फिर जहां पे वो नॉर्मली रहता है, या फिर जहां पे भी वो चाहे। दूसरा एस्पेक्ट है कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा कौन। जहां तक बात स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति की है, तो उसमें करेगी तो पुलिस ऑफिसर महिला, प्रेफरेंशियली एक महिला पुलिस ऑफिसर जिसकी रैंक एसआई या अबव है, उसको स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी चाहिए। बट अगर किसी भी परिस्थिति के कारण कोई भी महिला पुलिस ऑफिसर जो एसआई या उसके अबव रैंक की है वो अवेलेबल नहीं है, ऐसा करना प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, तो फिर पुलिस भी कर सकता है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, ऐसा कोई प्रोहिबिशन नहीं। तो कहां पे होगी स्टेटमेंट रिकॉर्ड और कौन करेगा, दोनों एस्पेक्ट कवर हो गए। फिर आता है सबसेक्शन 2, और ये बड़ा यूनिक लगेगा आपको। जब भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी उस बच्चे की उस पुलिस ऑफिसर के द्वारा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो कभी भी यूनिफॉर्म में नहीं होगा, मतलब पुलिस की वर्दी में नहीं जाओगे आप स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने। अब ये भी आपको लगेगा ऐसा क्यों, वर्दी में क्यों नहीं जा सकते? ऐसा माना जाता है, जरूरी नहीं है सच हो। वैसे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में बताऊं, बच्चे पुलिस वालों को बड़ा पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी ड्रेस वगैरह होती है, बच्चों में ये भी होता है कि मेरे को पुलिस वाला है, तो कंपैरेटिवली वो ज्यादा लाइक करते हैं समवन हु इज इन द प्रॉपर अटायर। बट लीगली अगर देखें तो माना जाता है कि जो यूनिफॉर्म है वो थोड़ा सा बच्चे को ओवर द बाउंड कर सकती है। फॉर दैट रीजन अगर नॉर्मल ड्रेसिंग में होगा तो बच्चा माना जाता है कि ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगा। तो यूनिफॉर्म में नहीं है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने वाला जो व्यक्ति है वो यूनिफॉर्म में नहीं होगा, जो पुलिस ऑफिसर है नॉर्मल सिविल ड्रेस में होगा। तीसरी बात, जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहा है केस को, मतलब जो हमारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जब वो बच्चे से सवाल जवाब कर रहा होगा, उसको एग्जामिन वगैरह कर रहा होगा, वो इस बात का ध्यान रखेगा बच्चा, और ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वो किसी भी समय वो बच्चा एक्यूज्ड की कांटेक्ट में ना आए, कभी भी वो बच्चा उस एक्यूज्ड के कांटेक्ट में ना आए। ये जिम्मेदारी है हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की।
क्योंकि बच्चे देखो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है बेचारे प्राइमरीली सबसे पहले तो भार उसी के ऊपर है, सच्चाई का पता लगाना, तो उसके तो चक्कर लगते ही रहेंगे, कभी बच्चे के पास, कभी अपराधी के पास, कभी आसपास के लोगों के पास। तो नॉर्मल केसेस में कई बार ऐसा होता है कि ऐसी परिस्थिति बन जाती है जहां पर एक्यूज्ड और जो विक्टिम है उनका आमना सामना हो जाता है। नॉर्मल केसेस में ये थोड़ी सी कॉमन इंस्टांस है, बट यहाँ पर पॉक्सो में ऐसा करना या ऐसी परिस्थिति पैदा करना सही नहीं माना जाता है। इसलिए जिम्मेदारी थोपी जा रही है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पे कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करे, उसे बच्चे से सवाल जवाब करना है करे, एक्यूज से सवाल जवाब करना है करे, पर कभी भी ऐसी परिस्थिति ना लेके आए कि एक्यूज और विक्टिम आमने सामने हो, कि उनमें किसी भी प्रकार का कॉन्टैक्ट हो। द रीजन इज वही वाला कि एक्यूज है ऑब्वियसली, विक्टिम जो है जो कि एक बच्चा है उसके लिए मानसिक रूप से ठीक नहीं होगा, ठीक है, वो डर जाएगा, घबरा जाएगा, जो भी ज्यादा सर्कमस्टांसेस है, ठीक है। तो ये प्राइमरीली इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है जब तक इन्वेस्टिगेशन चलती है। चौथी बात कि कभी भी, ये देखो ये बहुत सीरियस है, इसके पीछे बहुत फटकार पड़ती है, किसी भी बच्चे को आप थाने में नहीं रख सकते रात के समय पर किसी भी कारण से, कुछ भी कारण। वैसे तो ये माना जाता है कि बच्चे को कभी थाने बुलाना ही नहीं है, अगर कोई काम है जैसे हमने पढ़ा आप जाओ, और अगर किसी का आने की जरूरत है तो गार्जियन वगैरह को बुला लो, बच्चे को थाने नहीं बुलाया जाता है नॉर्मली। बट रात में बच्चे को थाने में बुलाना या थाने में रोकना फॉर व्हाटएवर रीजन, जरूरी नहीं कि उसके साथ गलत कर रहे हो, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ठीक है। किसी भी बच्चे को रात में थाने में रखना किसी भी कारणवश ये मान के चलिए प्रोहिबिटेड है, ठीक है। और आखिरी बात, ये जो पुलिस ऑफिसर है उसकी ये जिम्मेदारी होगी कि जो बच्चे की आइडेंटिटी है वो प्रोटेक्टेड रहे, मतलब छुपी रहे, वो किसी भी प्रकार से पब्लिक मीडिया तक ना पहुंचे जब तक ऐसा करने के लिए हमारा स्पेशल कोर्ट ना बोले। अब ये देखो इंटररिलेटेबिलिटी आ गई, हम पढ़ रहे थे ना सेक्शन 20 के अंदर, सेक्शन 22 के अंदर, सेक्शन 23 के अंदर कहीं ना कहीं एस्पेक्ट्स आ रहे थे कि भाई मीडिया हाउसेस की रिस्पांसिबिलिटी है कि उनको आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी है किसी भी बच्चे के संबंध में। यहीं से रिस्पांसिबिलिटी निकलती है पुलिस ऑफिसर्स की भी कि वो एंश्योर करे कि वो जो बच्चा है उसकी आइडेंटिटी प्रोटेक्टेड रहे, किसी भी तरीके से वो पब्लिक मीडिया तक ना पहुंचे। क्योंकि वही वाली बात है कि वैसे तो पब्लिक मीडिया पर भी रिस्पांसिबिलिटी है कि भले ही उन पर जानकारी पहुंचाए, उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, बट फिर भी क्यों रिस्क ले, तो ये प्रोटेक्ट करनी है, आइडेंटिटी को नहीं बताना है, ये जानकारी नहीं देनी है, पर्सनल डिटेल्स नहीं देनी है, ठीक है। पर जब एक्सेप्शन वहां पे था वो एक्सेप्शन यहाँ पे भी है कि जैसे विद परमिशन ऑफ द स्पेशल कोर्ट पब्लिक मीडिया आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर सकती थी बच्चे की, वैसे ही विद परमिशन ऑफ द स्पेशल कोर्ट पुलिस जो है पब्लिक मीडिया को एक्सेस दे सकता है बच्चे की आइडेंटिटी के बारे में। पर वही है बच्चे, लिखा हो ना लिखा हो, कॉन्टेक्स्ट वही है कि स्पेशल कोर्ट हमेशा ऐसा तभी करेगा जब उसे लगेगा कि ऐसा करना बच्चे के हित में है, ठीक है। तो सेक्शन 24 में जो दो चार पॉइंटर्स हैं वो सिंपली ये हैं कि सबसे पहली बात, जो स्टेटमेंट बच्चे की रिकॉर्ड होगी वो उसकी पसंद की जगह पे होगी, उसके घर पे या फिर जहां पे वो रहता है या फिर जहां पे भी वो चाहता है, और प्रेफरेंशियली इसकी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी जाएगी वो एक महिला पुलिस ऑफिसर के द्वारा करी जाएगी, इसकी रैंक एसआई या उससे ऊपर की होगी। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते वक्त आप वर्दी में नहीं होने चाहिए। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करे कि कभी भी एक्यूज और बच्चे का आमना सामना ना हो, वो कभी भी कॉन्टैक्ट में ना आए, और कभी भी कोई भी पुलिस ऑफिसर आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करेगा बच्चे की टू दी मीडिया हाउसेस जब तक कि ऐसा करने के लिए स्पेशल कोर्ट परमिशन ना दे, ठीक है। कुछ बेसिक बेसिक से पॉइंटर्स है। फिर आता है बच्चे सेक्शन 25, ये है डायरेक्ट हिट किसके ऊपर, स्टेटमेंट के रिकॉर्ड होने के ऊपर। यहाँ पे रोल किसका आएगा, मजिस्ट्रेट साहब का। देखो आप सभी को पता है, सबने सीआरपीसी पढ़ी है कि अगर हम लोग ब्रॉडली डाइजेक्ट करें ये स्टेटमेंट वाला कॉन्सेप्ट, इसको हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसी स्टेटमेंट्स जिनको पुलिस रिकॉर्ड करती है, सीआरपीसी के अंदर हम देखते हैं कि सेक्शन 161 इसको डिवोटेड है, और ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको मजिस्ट्रेट साहब रिकॉर्ड करते हैं, और सीआरपीसी के हिसाब से 164 इसके बारे में प्रोविजन बनाता है। और जो इन दोनों ही रिस्पेक्टिव स्टेटमेंट्स की रिलायबिलिटी है, एविडेंशियल वैल्यू है, वो भी बहुत कम ज्यादा है। 161 को हम इतना भाव नहीं देते, बट 164 वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट, रिलायबल स्टेटमेंट कंसीडर की जाती है सीआरपीसी की तरफ से। इसीलिए जो हमने सेक्शन 24 पढ़ा भी, जिसमें हम स्टेटमेंट की बात कर रहे थे, जो पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं जो हमारा इशारा है वो 161 वगैरह वाली स्टेटमेंट की तरफ ज्यादा है, ठीक है। बट आप ये वाला जो सेक्शन आप अपने सामने देख रहे हो, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बच्चे के द्वारा दी गई स्टेटमेंट जिसको रिकॉर्ड कर रहे हैं मजिस्ट्रेट साहब, मतलब जो कॉन्टेक्स्ट है वो कहीं ना कहीं सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी का है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर जो स्टेटमेंट है बच्चे की जिसको रिकॉर्ड किया जा रहा है मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा, सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी, अगर आपको पता नहीं है ये सारे सेक्शंस क्या हैं, इसका मतलब आपने मेरे से सीआरपीसी नहीं पढ़ा है, और नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है, अब सीआरपीसी प्लेलिस्ट में जाना, ये रिस्पेक्टिव सेक्शंस वाला लेक्चर देख लेना, ठीक है, जरूरी है समझने की बात को। तो अगर बच्चे की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा रही है सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी के अंदर, तो हमारे जो मजिस्ट्रेट साहब हैं जो इस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेंगे, ध्यान से देखना, उसी प्रकार, उसी स्ट्रक्चर में जैसे कि बच्चा बोल रहा है। जैसे जैसे स्टेटमेंट्स बच्चे के द्वारा दी जा रही हैं, उनको वैसे के वैसे ही जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब है वो उसको लिखेंगे। अब इस बात को समझना बड़ा समझदारी का काम है। अब आप सभी लोग सोच रहे हो यार सर हमेशा ही मजिस्ट्रेट जो बोला जाता है वही लिखता होगा, और ये बात सच भी है, उसमें कोई झूठ बात नहीं है। पर बच्चे किसी भी एडल्ट व्यक्ति की सिचुएशन में जो हमारे सर्कमस्टांसेस हैं वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वो मैच्योर है, उसे अपने आप को एक्सप्रेस करना आता है, तो वो सफिशिएंटली बता पाता है क्लियरली कि वो क्या कहना चाहता है। बट बच्चों के साथ जरूरी नहीं है ऐसा हो। अगर बच्चा 16-17 साल का है, 15 साल का है, तो कर लेगा। पर बच्चा तो कोई भी हो सकता है ना, वो 10 साल का भी हो सकता है, 8 साल का भी हो सकता है, 12 साल का भी हो सकता है, 6 साल का भी हो सकता है, राइट। तो जरूरी नहीं है कि उसकी जो एक्सप्रेशन पावर हो वो उतनी स्ट्रांग हो। और बच्चों के साथ ये बड़ी परेशानी होती है कि वो क्या कह रहे हैं, अगर ये समझ में भी आ जाए तो उसका मतलब क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो समझना थोड़ा सा टिपिकल होता है। इसलिए ये स्पेसिफिकली लिखा गया है कि मजिस्ट्रेट साहब स्टेटमेंट के अंदर वो नहीं लिखेंगे जो उन्हें समझ में आ रहा है, जो उन्हें लग रहा है कि बच्चे का क्या मतलब होगा इस बात से, नहीं। मजिस्ट्रेट साहब वो लिखेंगे जो बच्चा कह रहा है, क्योंकि कई बार बच्चों की जो स्टेटमेंट्स होती है वो सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन हो जाती है कि भाई किसी बच्चे ने कौन सा शब्द इस्तेमाल किया, उसने क्या सेंटेंस फ्रेम किया, उससे उसके क्या मतलब हो सकता है मजिस्ट्रेट ने कुछ और समझ लिया, बच्चा कुछ और कहना चाह रहा हो, ये भी हो सकता है। दैट इज द रीजन कि बच्चे का जब भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे मजिस्ट्रेट साहब, वो एज इट इज करेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे बच्चा बोलता चलेगा वो उसको लिखते चलेंगे, ठीक है। फिर आता है प्रोवाइजो। प्रोवाइजो कहता है कि क्या कहते हैं, जो हमने प्रोविजंस पढ़े हैं सेक्शन 164 के फर्स्ट प्रोवाइजो के अंदर, जहां तक वो परमिट करते हैं कि भाई जो हमारा एक्यूज व्यक्ति है उसका एडवोकेट प्रेजेंट हो सकता है, वो यहाँ पे अलाउड नहीं होगा। अब देखो कितनी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से किया कहा गया है किसी भी सिंपल सी चीज को। आप बस इतना सा समझो
कि जब बच्चे की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही होगी मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा, वहां पे अपोजिट पार्टी तो हो ही नहीं सकती, एक्यूज तो हो ही नहीं सकते, प्रेजेंट पर्सन कॉन्टेक्ट कर ही नहीं सकते, बल्कि उसका वकील तक प्रेजेंट नहीं होगा। नॉर्मली जब 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है तो एक्यूज का वकील वहां पे प्रेजेंट रह सकता है, इनफैक्ट ये राइट की तरह कंसीडर किया जा सकता है। बट यहाँ पर बच्चे के संबंध में ऐसा अलाउड नहीं है। और ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, कि किसी भी तरीके से कोई भी थ्रेटनिंग एनवायरमेंट, हम ये नहीं करें कि थ्रेटन होगा ही होगा बच्चा, बट पॉसिबिलिटी भी हम नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे की बात है, ठीक है। तो किसी भी एक्यूज व्यक्ति के एडवोकेट को कोई भी राइट नहीं है कि वो प्रेजेंट रहे उस दौरान जब बच्चे की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा रही है मजिस्ट्रेट के द्वारा, ठीक है। जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाएगी तो उस स्टेटमेंट की जो कॉपीज वगैरह हैं, बाकी के जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जो सारा है पुलिस रिपोर्ट का पार्ट बनता है बच्चे। पुलिस रिपोर्ट पूरी तैयार होती है, फाइनल जब इन्वेस्टिगेशन वगैरह पूरी हो जाती है, जब ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, और पुलिस रिपोर्ट को हम 173 के अंदर सबमिट कर देते हैं मजिस्ट्रेट साहब के पास, फिर उसकी कॉग्निजेंस लेते हैं 190 के अंदर। तो ये जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन है पूरे इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस का, उसकी कॉपीज हम लोग देते हैं बच्चे के पेरेंट्स को, ठीक है। ठीक है, बच्चे के पेरेंट्स को, बच्चे को, जैसे कि उन्हें भी पता रहे कि क्या क्या परिस्थिति है। इसमें कुछ भी नया नहीं है, नॉर्मली भी हमारा जो कानून है वो यही कहता है, सेक्शन 207 ऑफ सीआरपीसी के अंदर, कि जो रिस्पेक्टिव पार्टीज हैं उनको कॉपी मिल जाती है। यहाँ पे भी यही बोला जा रहा है कि जो बच्चा है उसके जो पेरेंट्स हैं उनको एक कॉपी दे दी जाएगी ऑफ द पुलिस रिपोर्ट जो सेक्शन 173 के अंदर सबमिट हो रही है। वैसे आउट ऑफ द बॉक्स बात है, ये डायरेक्टली जुड़ी नहीं है उस स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग वाली बात से, बट जनरल है जिसको आप दिमाग में रख सकते हो। बट अगर मैं आपको बताऊं बेसिकली आपको क्या याद रखना है इस सेक्शन 25 के अंदर, बस इतना सा याद रखो कि जब भी किसी भी बच्चे की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है बाय द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 164, तो उसको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली तो वो जो मजिस्ट्रेट साहब स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेंगे वो एज इट इज करेंगे, जैसे जैसे बच्चा बोलेगा वैसे वैसे। और जो हमारा एक्यूज है उसके पास या उसके वकील साहब के पास कोई भी हक नहीं होगा इस प्रोसेस के दौरान पार्टिसिपेट करने का या फिर प्रेजेंट रहने का। वो जो पूरी कार्रवाई है वो बच्चे और मजिस्ट्रेट के बीच में ही होगी, और वो ऐसे एनवायरमेंट में होगी जहां पे बच्चा कंफर्टेबल फील कर सके, ठीक है। ये बेसिकली आपको अपने दिमाग में रखना है। फिर आता है सेक्शन 26। सेक्शन 26 कहता है कि ये जो अभी मजिस्ट्रेट साहब की हम लोगों ने बात करी या फिर जो पुलिस ऑफिसर साहब की हमने बात करी थी सेक्शन 24 के अंदर, ये दोनों में से कोई भी जब रिकॉर्ड करेगा स्टेटमेंट को बच्चे की, वो बच्चे के पेरेंट्स की प्रेजेंस में करेगा, या फिर कोई भी व्यक्ति जिसके साथ बच्चा कंफर्टेबल फील करता है, उसका जो रिलेशनशिप है वो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का हो, उसकी प्रेजेंस में करेगा। मतलब मजिस्ट्रेट साहब जब 164 की स्टेटमेंट ले रहे हैं या फिर पुलिस ऑफिसर जब स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करने आ रहे हैं अंडर सेक्शन 24, तो जो सिचुएशन है वो ये होगी कि जो पेरेंट्स हैं बच्चे के, प्राइमरीली तो पेरेंट्स ही होते हैं, अगर पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है या पेरेंट्स के साथ बच्चा कंफर्टेबल नहीं है तो और कोई भी व्यक्ति, दादा नानी दोस्त, अगर बड़ा है तो भाई, कोई भी हो सकता है जिसके साथ भी बच्चा कंफर्टेबल फील करे, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का रिलेशनशिप हो, वो प्रेजेंट रहेगा। ऐसा क्यों है? इसके दो पर्पस हैं। एक तो इससे ये इंश्योर होता है कि किसी भी प्रकार से मजिस्ट्रेट साहब या पुलिस ऑफिसर उस बच्चे को प्रेशराइज नहीं कर पाएंगे। वैसे ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि वो प्रेशराइज करेंगे, बट दिस इज अगेन इंश्योरिटी। दूसरी सिचुएशन जो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति का प्रेजेंट होना बच्चे के साथ उसको और ज्यादा कंफर्टेबल करेगा और ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाएगा, उसे लगेगा कि मेरे साथ मेरे पापा मम्मी या मेरा जो भी रिश्तेदार है, जिससे वो और खुल के अपनी बातों को कह सकेगा। तो दोनों ही पर्सपेक्टिव में ये जो चीज है ये फायदेमंद है, ठीक है। और ये बच्चे मैंडेटरी चीज है कि भाई प्रेजेंस एंश्योर करनी होगी, ठीक है। फिर सब सेक्शन 2 कहता है कि जब भी जरूरी पड़े तो हमारे जो मजिस्ट्रेट साहब है या फिर जो हमारे पुलिस ऑफिसर साहब है, वो किसी भी ट्रांसलेटर की या फिर किसी भी इंटरप्रेटर की जो भी एक्सपर्टीज रखता हो इस एरिया में, उसकी सर्विसेज को ले सकते हैं, और जो भी फी वगैरह बनेगी वो उनको दे दी जाएगी। ये बात हमने पढ़ी थी जब हम लोग कह रहे थे कि जब इन्फॉर्मेशन वगैरह रिकॉर्ड करेंगे तब अगर हेल्प की जरूरत पड़ रही है किसी भी ट्रांसलेटर की, किसी भी इंटरप्रेटर की, तो ले सकते हैं। ये सेम लॉजिक बच्चे स्टेटमेंट्स में भी है, और स्टेटमेंट्स में तो बल्कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे जो बच्चा बोल रहा है या जिस तरीके से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है वो एक आम व्यक्ति के समझ के योग्य नहीं है, या फिर जिस भाषा में बोल रहा है वो नहीं समझ में आ रही है पुलिस ऑफिसर्स को या फिर मजिस्ट्रेट साहब को, तो यहाँ पे हम लोग एक्सपर्टीज का सहारा ले सकते हैं, और जो लोग इस चीज में क्वालिफिकेशन वगैरह रखते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं बच्चों की भाषा को रिकॉर्ड करेंगे। पर्पस वही है कि जो बात बच्चा कहना चाहता है वो हमारे रिकॉर्ड का पार्ट बने, ठीक है, क्योंकि वही हमारा देखें तो प्राइमरीली वही हमारा फर्स्ट हैंड एविडेंस होने वाला है। तो तीसरे नंबर पे जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब है, जो हमारे पुलिस ऑफिसर साहब है, वो अगर चाहे तो अगर कोई भी बच्चा है जिसकी जो मानसिक स्थिति है या फिर जो शारीरिक स्थिति है वो ठीक नहीं, वो मेंटल या फिजिकल डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है, तो किसी स्पेशल एजुकेटर का सहारा लिया जा सकता है। और स्पेशल एजुकेटर का मतलब क्या है यहाँ पे? स्पेशल एजुकेटर मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसे मानसिक रोगी या फिर ऐसे फिजिकली डिसेबल बच्चों के साथ कम्युनिकेट करने में एक्सपर्टीज रखता हो, उनकी बातों को समझता हो, उनकी भावनाओं को समझता हो, जिससे क्या करेंगे कि इस व्यक्ति के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके हम लोग जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि ये जो बच्चा है जो मेंटल या फिजिकल डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे, कोई भी बच्चा है जो विक्टिम है वो मानसिक रोगी है, और ये एग्रावेटिंग सर्कमस्टेंस भी है सेक्शन 5 के अंदर कि अगर आपने जिसके साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है या फिर सेक्सुअल असॉल्ट किया है, अगर वो व्यक्ति बच्चा जो है वो मेंटली डिसेबल है, फिजिकली डिसेबल है, तो उसको एग्रावेटिंग सर्कमस्टेंस कंसीडर किया जाता है। तो मानो वो जो विक्टिम है वो मानसिक रोगी है या फिर शारीरिक रूप से सफर कर रहा है किसी भी डिसेबिलिटी से, तो वहाँ पे जो गैप होगा, जो कम्युनिकेशन गैप होगा, उसको भरने के लिए हम एक स्पेशल एजुकेटर का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। आप फर्क कर पा रहे हो किसी भी ट्रांसलेटर में, इंटरप्रेटर में और स्पेशल एजुकेटर में? वैसे प्रैक्टिकली कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, पर प्रोविजन अलग अलग बताए गए हैं तो इसलिए मैं अलग अलग बता रहा हूँ। हम लोग ट्रांसलेटर का या फिर इंटरप्रेटर का सहारा तब लेते हैं जब हमको भाषा में दिक्कत होगी। बच्चे के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो सही है, वो फिजिकली मेंटली ठीक है, बट जो अंडरस्टैंडिंग वाला प्रोसेस है वो सही से नहीं हो पा रहा है, तो हम वहाँ पे उनका सहारा लेते हैं। जहाँ तक बात स्पेशल एजुकेटर की होती है, वो तब ज्यादा काम आता है जब बच्चा मेंटली या फिजिकली डिसेबल, क्योंकि स्पेशल एजुकेटर केवल एक सिंपल ट्रांसलेटर नहीं है, केवल इंटरप्रेटर नहीं है, वो उस बच्चे के लिए एक ऐसी सर्कमस्टेंस क्रिएट करेगा जहाँ पे वो थोड़ा सा सही फील करे और अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाए। तो स्पेशल एजुकेटर लेने केवल भाषा से नहीं है, बल्कि उस बच्चे को उस स्थिति में लाने से भी है कि वो जो अपने उसके मन की बात है उसको कह पाए, ठीक है। क्लियर है? और आखिरी बात कि जब भी हो सके ऐसा करना पॉसिबल हो, मजिस्ट्रेट साहब और पुलिस ऑफिसर साहब की जिम्मेदारी होगी कि जो बच्चे की स्टेटमेंट है उसको वो ऑडियो विजुअल माध्यम से भी रिकॉर्ड करें। ये बहुत जरूरी हो गया आजकल के समय पे। बच्चे पॉक्सो एक्ट का कोई भी केस देखना, वहां पे ये चीज आपको मिलेगी मिलेगी, और अगर किसी भी कारणवश नहीं हुई है तो जो डिफेंस का काउंसिल है ना वो हालत खराब कर देगा आपकी। ये बड़ा जरूरी हो गया बच्चे, ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग बहुत जरूरी हो गई है। देखो ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है यहाँ पर? वो इसलिए है क्योंकि वही बात, क्योंकि बच्चा इन्वॉल्व है।
तो कम्युनिकेशन गैप की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी, भले ही कितने भी ट्रांसलेटर का सहारा ले लो, कितने भी इंटरप्रेटर्स का सहारा ले लो, कितने भी स्पेशल एजुकेटर्स का सहारा लो, पर अगर हम पूरी प्रक्रिया की वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाते हैं तो हमारे साथ वो हाव भाव रह जाते हैं बच्चे के, जिस हाव भाव में वो चीजों को एक्सप्रेस कर रहा था जब उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही थी, वो अदरवाइज नहीं होगी, क्योंकि जो भी चीज आप पेपर पे लिख रहे हो उससे नहीं समझ में आना ना बच्चा उस किस स्थिति में था उस टाइम पे, और ऑडियो वीडियो से यू हैव दैट थिंग। तो अगर वो चीज हमारे पास एज एविडेंस अवेलेबल है तो उसके सहारे हम आगे और एक्सपर्ट लोगों का सहारा ले सकते हैं। उस वीडियो ऑडियो वीडियो के सहारे जज साहब को भी एक आइडिया लग सकेगा कि बच्चे की क्या स्थिति थी उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, जिससे वो रिलेट कर सकते हैं उस बच्चे की स्टेटमेंट पे जो पेपर में लिखी हुई है। तो बहुत ही काम की चीज है। इसलिए वैसे ऐसा कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमेशा आपको ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग बनानी है, पर अगर ऐसा करना पॉसिबल है तो बनानी चाहिए, और मैं बोलूं 99.99% केस में आज के समय पे बनाई जाती है। हमेशा एक पुलिस वाला कैमरा लेके, हैंडी कैम होता है उसको लेके तैयार रहता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा बच्चे इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर। सेक्शन 26 का जो रोल था वो प्राइमरीली 2-3 एस्पेक्ट्स के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, जैसे सबसे पहली जो सिचुएशन थी वो यही थी कि भाई भाषा वगैरह में अगर कठिनाई वगैरह हो रही है तो ट्रांसलेटर वगैरह की वो ले लो, पेरेंट्स की प्रेजेंस को एंश्योर कर लो जिससे वो बच्चा और कंफर्टेबल हो जाए, अगर मेंटल फिजिकल डिसेबिलिटी की स्थिति है तो स्पेशल एजुकेटर का सहारा ले लो, और इन एनी केस रिकॉर्डिंग बना लो। ठीक है, ये 3-4 एस्पेक्ट्स हैं। इसके बाद बच्चे आखिरी जो सेक्शन है, द वेरी लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, सेक्शन 27, वो बात करता है बच्चे मेडिकल एग्जामिनेशन की। और आप सभी को पता है कि सेक्सुअल ऑफेंसेस के अंदर ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन से निकलने वाला एविडेंस है, ये किसी को डुबा भी सकता है और ये किसी को उभार भी सकता है। ये ऐसा एविडेंस होता है बच्चे जो केस को पलट के रख सकता है, एक्यूज के फेवर में या फिर एक्यूज के खिलाफ। सेक्सुअल ऑफेंसेस में तो मेडिकल एग्जामिनेशन की इंपॉर्टेंस आप कंपेयर कर ही नहीं सकते किसी और सिचुएशन के साथ। दैट इज द रीजन कि ये पूरा इंडिपेंडेंट सेक्शन बनाया गया है और उसको आखिरी में डाला गया कि भाई तसल्ली से पढ़ लो, समझ लो, गलती नहीं करनी है इस चीज के बारे में, क्योंकि यहां गलती हुई तो केस छूट जाएगा हाथों से। तो सबसे पहले जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा बच्चे, किसी भी बच्चे का जिसके संबंध में बताया जा रहा है कि अपराध हुआ है हमारे पॉक्सो एक्ट के अंदर, ठीक है, वो कंडक्ट किया जाएगा हमारे सीआरपीसी के सेक्शन 164 ए के अनुसार। अब हमारा जो सीआरपीसी का सेक्शन 164 ए है बहुत ही इलैबोरेटेड सेक्शन है, उसमें सारी प्रक्रिया बताई गई है कि कौन एग्जामिनेशन करेगा, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होता है, फिर उसमें वो क्या वो बनाते हैं, क्या क्या डिटेल्स उनको लिखनी होती है, सारी चीजें, हर एक वो चीज जो सेक्शन 164 में लिखी गई है। 164 ए में जो पर्सपेक्टिव है वो हमारे आईपीसी का है, रेप वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में वो बनाया गया है सेक्शन, बट वो इक्वली अप्लाई होता है यहाँ पर भी। तो हर एक प्रोसीजर, हर एक प्रोसेस जो हमारे 164 ए के अंदर है मेडिकल एग्जामिनेशन के संबंध में, हर वो चीज अप्लाई होगी किसी भी बच्चे के संबंध में पॉक्सो एक्ट के अंदर जिसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है, एज इट इज। और यहाँ पे ऐसी कोई शर्त भी नहीं है कि 164 ए के अंदर मेडिकल एग्जामिनेशन तभी होगा जब एफआईआर लिख जाएगी या जो कंप्लेंट फाइल होगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि मेडिकल एग्जामिनेशन की बच्चे टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो जितना जल्दी होगा, खास करके विदिन 24 आवर्स होगा, तो वही उसको ऑथेंटिक कंसीडर करते हैं। ओवर टाइम धीरे धीरे जितना ज्यादा समय निकल जाएगा उतनी उसकी जो एविडेंशियल वैल्यू है वो कम होती जाएगी, उतना मुश्किल हो जाएगा एविडेंसेस को ट्रेस करने का किसी भी सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में। फॉर दैट रीजन किसी भी चीज की इंतजार करने की जरूरत नहीं है आपको, सबसे पहले 164 ए का आप मेडिकल एग्जामिनेशन करा लो। ठीक है, उसके पास अगर वैसे तो पता है आपको पॉक्सो में जो विक्टिम है वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, पर सेक्शन 2 कहता है अगर बच्ची है, जो विक्टिम है वो एक बच्ची है, तो हमेशा उसका जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो एक महिला डॉक्टर के द्वारा ही होगा। ये बात वहां पे लिखी हुई है सीआरपीसी में भी कि अगर वुमेन इन्वॉल्व है तो उसका जो एग्जामिनेशन है वो वुमेन डॉक्टर ही करती है। अगर महिला बच्ची है, गर्ल चाइल्ड है, तो उसका जो एग्जामिनेशन है वो एक महिला डॉक्टर ही करेगी। अगर लड़का है तो उसमें इतना टेंशन नहीं है, महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा बच्चे का वो उसके पेरेंट्स की प्रेजेंस में होगा या फिर किसी भी व्यक्ति की प्रेजेंस में जिसमें भी उस बच्चे को ट्रस्ट हो और कॉन्फिडेंस हो। ये थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे वो बच्चा है, उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है, ये डॉक्टर क्या कर रहे हैं। वो तो रोएगा, पीटेगा, घबराएगा। पर वहीं अगर उसके माँ बाप या कोई भी उसका रिश्तेदार जिस पे भी उसको प्यार है, भरोसा है, उसके साथ में होगा तो वो ज्यादा कोऑपरेट कर पाएगा, वो चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से हो पाएंगी। तो वही बात जो स्टेटमेंट के टाइम पे प्रेजेंस की बात करी थी हम लोगों ने पेरेंट्स वगैरह की, वही सेम लॉजिक यहाँ पे लगा रहे हैं कि मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान भी जो हमारे पेरेंट्स हैं उनकी जो प्रेजेंस है, बाकी किसी भी व्यक्ति की जो प्रेजेंस है जिसमें ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है बच्चे का, वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है बच्चे। और आखिरी बात, अगर किसी भी कारण कोई भी ऐसा व्यक्ति अवेलेबल नहीं है, जैसे बच्चे के साथ अपराध हुआ है पर वो बच्चा मानो लावारिस है या फिर पता नहीं वो कहाँ का है, कई बार ऐसा होता है बच्चे, खासकर जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है ना उसमें ऐसा होता है कि बच्चा कहीं का है, बंगाल का है, वो मिला है कहीं बॉम्बे में, ऐसा भी होता है। तो कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि कोई अवेलेबल नहीं है बेचारे का, तो वहां पे हमारा ये सबसेक्शन 4 लागू होता है। अगर किसी भी कारण बच्चे के माँ बाप नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति अवेलेबल नहीं है जो उसके साथ रह सके मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान, तो वहां पे ये जरूरी होता है कि कोई भी महिला जिसको नॉमिनेट करेगा मेडिकल इंस्टीट्यूशन जहां पे एग्जामिनेशन हो रहा है, जो भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन के हेड होंगे जिनके भी अंडर वो आता होगा, वो किसी महिला को नॉमिनेट करेंगे और वो महिला प्रेजेंट रहेगी, मतलब वो वही रोल प्ले करेगी जो एक पेरेंट करता है उस बच्चे का कोई भी रिश्तेदार करता है। तो जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन है उसके जो हेड है, जो भी चेयरमैन डायरेक्टर जो भी होंगे, वो नॉमिनेट करेंगे किसी भी महिला को जो प्रेजेंट रहेंगी, और प्रेजेंस जरूरी है। ठीक है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन के संबंध में आपको कुछ बातें याद रखनी है, बहुत बेसिक सी बातें हैं। सबसे पहला तो पॉक्सो अपना खुद का प्रोसीजर नहीं बनाता मेडिकल एग्जामिनेशन के संबंध में, वो डायरेक्टली रिलाई करता है हमारे सीआरपीसी के सेक्शन 164 ए के अंदर, वो हमारा जनरल प्रोसीजर है उसी पे रिलाई करता है, बट उसमें थोड़े से बदलाव कर देता है, छोटे छोटे से बदलाव है, उसमें भी ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बदलाव है। ठीक है, और ये भी बात पे एम्फसाइज करता है कि भाई आप जल्दी से जल्दी उस मेडिकल एग्जामिनेशन को करो, ना ही आपको एफआईआर की जरूरत है, ना ही आपको कंप्लेंट की जरूरत है, यू कैन जस्ट डायरेक्टली गो फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, और ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन है यहाँ पे पेरेंट्स की प्रेजेंस को एंश्योर किया जा सकता है जिससे कि वो जो बच्चा है वो और ज्यादा कंफर्टेबल फील करे, थोड़ा सा और खुल के अपना कॉपरेट करे टू दी डॉक्टर जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन कराए। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो कोई भी महिला जिसको भी उस मेडिकल इंस्टीट्यूशन का हेड नॉमिनेट करता है वो महिला वहां पे उस दौरान प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, तो ये जो हमारा एंटायर चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा बच्चे, चैप्टर नंबर 6 जो हमने पढ़ा, उसके अंदर आपने क्या क्या देखा। प्राइमरीली हमारा जो फोकस रहा वो स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के संबंध में रहा कि स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते वक्त जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं या जो हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं उनको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। तो सेक्शन 24 हो गया, सेक्शन 25 हो गया, सेक्शन 26 हो गया, ये जो कुछ सेक्शंस हैं इनमें जो बातें लिखी हुई हैं उनको पॉइंट बाय पॉइंट आप अगर अपने दिमाग में रखोगे तो काफी है। और आखिरी में हमने पढ़ा कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन का पर्सपेक्टिव है सेक्शन 27 के अंदर, वो किस तरीके से काम करता है पॉक्सो एक्ट के संबंध में और उसके बारे में क्या याद रखने वाली चीजें। ठीक है, क्लियर है? तो इस पूरे चैप्टर को आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 से 9 पॉइंटर्स में कंक्लूड कर सकते हो। अब जो हमारा अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट लाएगा क्योंकि अभी तो हम थोड़ा सा मिलती जुलती बातें कर रहे थे ना।
चैप्टर 6 के अंदर भी, चैप्टर 5 के अंदर भी कि भाई इन्फॉर्मेशन देना हो गया या फिर स्टेटमेंट वगैरह की रिकॉर्डिंग का प्रोसीजर हो गया, मोर और लेस ओवरलैपिंग सिचुएशन थी। पर यहाँ पर बच्चे हम लोग बात करेंगे स्पेशल कोड्स की। तो यहाँ पे हमको सीखने को मिलेगा कि कैसे क्रिमिनल कोड कोई भी जो है वो स्पेशल कोड डेजिग्नेट किया जाता है इन रिलेशन टू द पॉक्सो एक्ट। अगर कोई भी कोड डेजिग्नेट किया जाता है तो फिर उसकी क्या रिस्पांसिबिलिटीज बनती है, किस किस बातों का उसको ध्यान रखना पड़ता है। तो बहुत ही लीगल कॉन्टेक्स्ट है इसका, डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोसीजर ऑफ द केस। तो ऑब्वियसली बात है अगर कोई भी ऐसा एस्पेक्ट होगा तो वो महत्वपूर्ण तो होगा, इंपॉर्टेंट तो होगा हमारे लिए प्रैक्टिकली भी और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। तो फटाफट से करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसमें, मैं जल्दी करा दूंगा आपको। सबसे पहला देखो सेक्शन 28, ये सबसे पहले बात करता है डेजिग्नेशन की कि भाई स्पेशल कोड को डेजिग्नेट करने की क्या भाई व्यवस्था है, क्या उसकी प्रक्रिया है। यहाँ पे बोला जाता है स्पीडी ट्रायल प्रोवाइड करने के लिए। स्पीडी ट्रायल का मतलब है एक ऐसी स्थिति जहां पे जो कार्रवाई है, क्रिमिनल कार्रवाई जो है वो जल्दी से जल्दी कंक्लूड की जा सके। इस इंटेंशन के साथ जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, हमारी जो राज्य सरकार है, वो हाई कोर्ट के, उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ कंसल्ट करेगी और कंसल्टेशन करने के बाद नोटिफिकेशन निकालेगी अपने ऑफिशियल गैजेट के अंदर, और उस नोटिफिकेशन के अंदर हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, उसके राज्य में आने वाले हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए किसी कोर्ट ऑफ सेशन को डेजिग्नेट करेगी, किसी कोर्ट ऑफ सेशन को डेजिग्नेट करेगी एज अ स्पेशल कोर्ट, जिसकी जिम्मेदारी होगी हमारे पॉक्सो एक्ट के अंदर अपराधों की कार्रवाई चलाने के बारे में। तो प्राइमरीली जो रोल है किसी भी सेशन कोर्ट को डेजिग्नेट करने का एज अ स्पेशल कोर्ट, वो जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है, और ये जिम्मेदारी निभाता है स्टेट गवर्नमेंट विद कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है उस स्टेट का, उसकी कंसल्टेशन के साथ, ठीक है, किसी हर एक डिस्ट्रिक्ट के संबंध में वो एक कोर्ट ऑफ सेशन को डेजिग्नेट कर देते हैं एज द स्पेशल कोर्ट। ठीक है, फिर इसका प्रोवाइजो आता है कि मानो अगर कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन है जिसको पहले से चिल्ड्रन कोर्ट के तौर पर डेजिग्नेट किया हुआ है, और ये चिल्ड्रन कोर्ट के अंदर तौर पर डेजिग्नेट करते हैं बच्चे हम लोग द कमीशन फॉर, इसका नाम याद रखना, द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट। ठीक है, अगर इस कानून के अंदर किसी भी सेशन कोर्ट को चिल्ड्रंस कोर्ट के तौर पर पहले से डेजिग्नेट किया हुआ है, या फिर किसी अन्य कानून के अंदर किसी भी कोर्ट ऑफ सेशन को बच्चों के संबंध में पहले से डेजिग्नेट किया गया है, तो हमको फिर से एक नया कोर्ट डेजिग्नेट करने की जरूरत नहीं है पॉक्सो के संबंध में। वही जो पहले से डेजिग्नेटेड कोर्ट है बच्चों के लिए, जो पहले से काम कर रहा है, उसी को हम पॉक्सो के अंदर स्पेशल कोर्ट मान लेंगे। तो अगर हर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या फिर हर एक डिस्ट्रिक्ट में पहले से कोई कोर्ट ऑफ सेशन है जो स्पेशल कोर्ट की तरह काम कर रहा है बच्चों के लिए, चाहे किसी भी कानून के अंदर, चाहे स्पेसिफिकली इस कानून के अंदर, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट के अंदर, तो उसी कोर्ट को हम लोग पॉक्सो कोर्ट मान लेंगे। अगर ऐसा कोई कोर्ट नहीं है फिर तो हमको डेजिग्नेट करना ही पड़ेगा, बट अगर पहले से ऐसा कोर्ट एग्जिस्ट करता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, तो उसी कोर्ट को पॉक्सो की भी जिम्मेदारी दे देंगे, क्योंकि वो पहले से ही रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर्स को डील कर ही रहा है, बच्चों से जुड़े हुए अपराधों को डील कर ही रहा है ना। फिर आता है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 कहता है कि ये जो स्पेशल कोर्ट है, जब ये पॉक्सो से संबंधित अपराधों की कार्यवाही चलाएगा, उस कार्यवाही का जो प्रोसीजर है वो पूरा वही होगा जो आमतौर पर हम लोग फॉलो करते हैं सीआरपीसी के अनुसार। ठीक है, और ये जो कार्यवाही होगी ना बच्चे, ये ऑल कॉम्प्रिहेंसिव कार्यवाही होगी, जिसमें हम लोग पॉक्सो से जुड़े हुए चार्जेस को तो डील करेंगे ही करेंगे, और अगर उस पर कोई भी चार्ज है जो शायद आईपीसी से निकल के आ रहा हो, लग रहा हो उसके ऊपर, उसको भी एड्रेस किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई वो स्पेशली डेजिग्नेटेड कोर्ट है पॉक्सो के संबंध में, तो अगर कोई भी अपराध का एलिगेशन लग रहा है या साबित हो रहा है जो पॉक्सो से बाहर जा रहा है तो उसको डील नहीं कर सकता, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि बच्चे इन एनी केस कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये डेजिग्नेशन का मतलब ये नहीं कि पॉक्सो की दुनिया ही अलग है, अरे वैसा ही लॉ है, बस हम लोग एक स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेट इसलिए कर रहे हैं कि भाई कोई एक कैटेगरी ऑफ कोर्ट स्पेशलाइज हो जाएगा ना बच्चों के साथ डील करने में, तो अच्छा रहता है, बेटर हो जाती है सिचुएशन। वरना कोई भी कोर्ट है जो आमतौर पर एडल्ट लोगों के साथ डील करता है, एकदम से वो बच्चों के साथ डील करेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा अप्रोच को चेंज करने में दिक्कत आती है, गलतियां ज्यादा होती हैं। बट अगर हम किसी एक कोर्ट को जिम्मेदारी दे देंगे जिसके सारी केस बच्चों के संबंध में है, तो वो ज्यादा स्पेशलाइज तरीके से काम कर पाता है। बस इतना ही पर्पस है कोर्ट को डेजिग्नेट करने का, और कोई पर्पस नहीं है। फिर वो चाहे प्रोसीजर हो, बाकी की चीजें वो वैसी की वैसी ही रहती है। तो ये जो डेजिग्नेटेड कोर्ट है, ये सीआरपीसी के अनुसार ही ट्रायल चलाएगा उस केस के संबंध में जो पॉक्सो के अंदर है। अगर उसके अंदर और भी कोई अपराध निकल के आ रहा है जो अपराध बन सकता है किसी और कानून के अंदर, वो भी उसके साथ इंक्लूड किया जा सकता है, उसके संबंध में भी चार्ज फ्रेमिंग वगैरह हो सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, फिर आता है सबसेक्शन 3। ये कहता है कि ये जो स्पेशल कोर्ट है, हमारे जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है बच्चे, आईटी एक्ट है जो 2000 का, उसमें चाहे कुछ भी लिखा हो, कोर्ट के पास, स्पेशल कोर्ट के पास ये भी जुरिस्डिक्शन होगी कि अगर कोई भी अपराध बन रहा है आईटी एक्ट के अंदर, खासकर सेक्शन 67 के बी के अंदर, उसके संबंध में भी वो कार्यवाही को चला सकेगा। और ये जो सेक्शन 67 बी है जिसको स्पेसिफिकली साइट किया जा रहा है, ये किस चीज से डील करता है बच्चे? ये डील करता है वही ऑब्सीन मटेरियल के संबंध में, कि भैया कोई भी व्यक्ति है जो किसी भी बच्चे से संबंधित ऑब्सीन मटेरियल को, ठीक है, या फिर किसी भी ऐसे मटेरियल को जिसमें बच्चे को सही से डिपिक्ट नहीं किया गया है, ऐसे किसी भी मटेरियल को वो पब्लिश कर रहा है, उसको ट्रांसमिट कर रहा है टेक्नोलॉजी वगैरह का इस्तेमाल करके, तो वो अपराध बनता है बच्चे सेक्शन 67 बी के अंदर। तो ऐसे किसी अपराध के संबंध में भी हमारे इस स्पेशल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगा और वो अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकेगा। ठीक है, उसमें ऐसा कोई बार नहीं है कि आप पॉक्सो के ही कानून के बारे में कार्रवाई को चलाओगे। तो सेक्शन 28 में बहुत बेसिक सी चीजें कहता है, वो बेसिक सी चीजें यही है कि जहां तक रही बात प्रोसीजर की, तो प्रोसीजर का सोर्स है सीआरपीसी, उसी के हिसाब से चीजें होंगी। और जहां तक रही बात अन्य अपराधों की जो पॉक्सो से बाहर जा रहे हैं, फिर वो चाहे आईपीसी हो, फिर वो चाहे आईटी एक्ट हो, खासकर सेक्शन 67 बी जो है हमारे आईटी एक्ट का, उनके संबंध में भी उस कोर्ट के द्वारा कार्रवाई चलाई जा सकेगी। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज है। फिर आता है हमारा सेक्शन 29। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बात करता है बच्चों प्रिजम्पशंस की, और जब भी प्रिजम्पशंस आते हैं ना बच्चे, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि प्रिजम्पशन जब आता है ना तो बर्डन ऑफ प्रूफ बदलता है। बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब समझते हो कि किस पे भार होगा किस चीज को साबित करने का। ये बहुत टिपिकल चीज है बच्चे, आधी हार जीत तो वही हो जाती है जब पता चलता है कि किसकी जिम्मेदारी है साबित करने की। अब ये जो सेक्शन है ये बहुत ही भैया खतरनाक सेक्शन है। यहाँ पे बोला जाता है अगर कोई भी व्यक्ति है जिसको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है पॉक्सो एक्ट के अंदर, किसी भी अपराध के संबंध में, चाहे वो सेक्शन 3 का अपराध हो, सेक्शन 5 का अपराध हो, सेक्शन 7 का या सेक्शन 9 का, मतलब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रावेटिंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, यहाँ पे वो वाला हैरेसमेंट वाला सेक्शन इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, सेक्शन 11 इंक्लूडेड नहीं है। अगर इन चारों अपराधों में से किसी भी अपराध के संबंध में या एक से ज्यादा अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति के खिलाफ ट्रायल चलाया जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि उसने वो अपराध किया है या फिर उस अपराध का अबेटमेंट किया है, अबेटमेंट हम लोगों ने पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को अबेटमेंट का कॉन्सेप्ट, या फिर उस अपराध को करने की कोशिश की है, अटेम्प्ट, ये पढ़ा था हम लोगों ने सेक्शन 17 के अंदर।
इसमें से किसी भी परिस्थिति में हमारा ये जो स्पेशल कोर्ट है जो ट्रायल चला रहा है, बच्चे वो अपनी तरफ से ये प्रिज्यूम करके चलेगा कि ये जो व्यक्ति है जिसके खिलाफ केस चल रहा है उस अपराध को करने के संबंध में, अबेट करने के संबंध में, अटेम्प्ट करने के संबंध में, कि उसने ऐसा किया है, उसने वो अपराध किया है, उसने अबेटमेंट किया है, उसने अटेम्प्ट किया है, और ये जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होगी कि वो ये साबित करे कि उसने वो अपराध नहीं किया है, या उसने वो अबेटमेंट नहीं किया है, या फिर उसने वो अटेम्प्ट नहीं किया है। वो बच्चे, वो व्यक्ति इस बात को साबित करेगा, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब आप घूम जाओगे सेक्शन 29। देखो, नॉर्मल फंडामेंटल प्रिंसिपल क्रिमिनल लॉ का क्या कहता है? वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसका जब तक अपराध साबित नहीं होता है वो एक इनोसेंट व्यक्ति है। तो प्रिज्यूम्ड इनोसेंस का लॉ चलता है बच्चे हमारे इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर इनफैक्ट ज्यादातर कंट्रीज में यही फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो हम लोग फॉलो करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को हम अपराधी तब तक नहीं मानते जब तक उसका अपराध साबित ना हो जाए। और साबित होने के लिए भी जो स्टैंडर्ड चाहिए वो कोई हल्का फुल्का स्टैंडर्ड नहीं है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का, कि मतलब कोई डाउट ही नहीं रह जाए दिमाग के अंदर, पक्का पक्का इसी ने किया है, ऐसी स्थिति हो तब हम किसी व्यक्ति को अपराधी मानते हैं। और ये बेसिक प्रिंसिपल है क्रिमिनल लॉ का, कोई भी स्टैट्यूट उठा के देख लो। बट यहां पर हम उस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं। यहां पे इनफैक्ट उस प्रिंसिपल को हमने उल्टा किया। यहां पे हम बोल रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ प्रोसिक्यूशन चलाया जा रहा है सेक्शन 3, 5, 7, 9 में से किसी भी अपराध के संबंध में, फिर चाहे एलिगेशन उस पे उस अपराध को करने का हो, उसके अबेटमेंट का हो या उसके अटेम्प्ट का हो, कोर्ट अपनी तरफ से मान के चलेगा कि वो अपराधी है। तो आमतौर पर जो जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन साइड की होती है कि उसके अपराध को साबित करने की, यहाँ पे जिम्मेदारी डिफेंस काउंसिल की होगी ये साबित करने की कि उसके क्लाइंट ने अपराध नहीं किया है। कोर्ट तो ये मान के चलेगी कि अपराध हुआ है। पर ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ना बच्चों, ये बहुत डेंजरस चीज है, बहुत डेंजरस चीज है। मैं मानता हूं ये कानून बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट मैटर के बारे में है, मैं मानता हूं कि हमें अपने इस देश के बच्चों की सुरक्षा करनी है, खासकर सेक्सुअल ऑफेंसेस के संबंध में, बट मैं फिर भी बोलूंगा कि ये जो चीज है ये बहुत डेंजरस है। ये जो प्रिजम्पशन वाली बात है, इससे अच्छा खासा आदमी घबरा जाएगा। रीजन भी, किसी भी व्यक्ति को एक्यूज बनाने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए होता है, कोई एविडेंस नहीं चाहिए होता है किसी व्यक्ति को एक्यूज बनाने के लिए। एक्यूज बनाने के लिए बस एलिगेशंस की जरूरत होती है। आपने किसी पे आरोप लगाया, वो बन गया एक्यूज्ड। अब एक्यूज से उसको कन्विक्टेड पर्सन बनाने का रास्ता बड़ा लंबा होता है, पर एक्यूज बनाना तो बड़ा आसान है किसी व्यक्ति को। पर यहाँ पे तो कुछ ऐसा ही बोला जा रहा है ना कि अगर कोई एक्यूज है तो मान के चलेंगे कि वो अपराधी है। इसलिए आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूं बच्चे में, जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल सही है, ये जो सेक्शन कह रहा है वो भी बिल्कुल सही है, पर कोर्ट किस तरीके से हैंडल करता है उस सिचुएशन को वो समझिए। देखो बच्चे, किसी भी अपराध के दो भाग होते हैं, एक्टस रियस, मेंस रिया। एक्टस रियस मतलब किसी ने कोई चीज की है या नहीं एज अ फैक्ट, और मेंस रिया मतलब अगर किसी व्यक्ति ने कोई चीज की है तो किस मानसिक स्थिति के साथ की है। तो ये जो प्रिजम्पशन है ये एक्टस रियस पे अप्लाई नहीं होता। कोर्ट अपनी तरफ से ये मान के नहीं चलता कि किसी व्यक्ति ने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया ही है या सेक्सुअल असॉल्ट किया ही है, नहीं। ये तो आपको साबित करना पड़ेगा, किसको? प्रोसिक्यूशन को। आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई इस बच्चे ने, इस आदमी ने पेनिट्रेट किया है बच्चे को। पेनिट्रेशन की वो जो डेफिनेशन हमने सेक्शन 3 के अंदर पढ़ी। अगर एग्रेवेटिंग वाली सिचुएशन तो प्रूव करना पड़ेगा कि पेनिट्रेट भी किया और एग्रेवेटिंग सर्कमस्टेंस में किया है। और अगर केवल सेक्सुअल असॉल्ट वाली सिचुएशन है तो वो दिखाना पड़ेगा कि सेक्सुअल असॉल्ट किया है, कैसे किया है। जब वो दिखा दोगे, मतलब एक्ट सीरियस हुआ है, जब आप ये बात साबित कर दोगे, जो मेंसरिया वाला पार्ट है उसको कोर्ट कहीं ना कहीं प्रिज्यूम कर लेता है। ये मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं, वो लिखा नहीं है यहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूं कोर्ट कैसे चलता है। जब कोर्ट को एक बार सेटिस्फैक्शन हो जाता है ना कि ये चीज हुई है बच्चों के साथ, बच्चे को छुआ गया है, बच्चे के साथ पेनिट्रेशन हुआ है, ऐसे अगर जब कोर्ट एक बार सेटिस्फाई होता है तब कहता है कोर्ट एक्यूज से कि अब मैं मान के चलूंगा कि आपने अपराध किया है। अब आप अगर चाहते हो कि आपने अपराध नहीं किया तो ये बात को साबित करो कि आपने अपराध नहीं किया है। तो उसे ये सब प्रूफ करना पड़ेगा। पहले तो ये कोशिश करेगा प्रूफ करने की कि भाई उसने वो चीज की नहीं है, उसने पेनिट्रेशन किया ही नहीं है। और सेकंड लेवल पे वो क्या कोशिश करेगा कि अगर वो चीज की भी है, अगर वो चीज साबित भी हो गई है, तो ये दिखाने की कोशिश करेगा कि उसकी सेक्सुअल इंटेंट नहीं थी, क्योंकि सेक्शन 3, 5, 7, 9 सब में ये रिक्वायरमेंट है कि सेक्सुअल इंटेंट का होना जरूरी है। कोर्ट अपनी तरफ से प्रिज्यूम कर लेगा सेक्सुअल इंटेंट को, आपको दिखाना पड़ेगा कि आपकी सेक्सुअल इंटेंट नहीं थी। ठीक है, तो बहुत ही मजेदार भी चीज है और बहुत ही खतरनाक भी चीज है जो हम सेक्शन 29 के अंदर बच्चे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और आइडिया बड़ा सिंपल सा है, और आइडिया ये है कि भाई क्या है आइडिया, कि कोर्ट अपनी तरफ से प्रिज्यूम करके चलेगा कि जिसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन चल रहा है, चाहे वो कमीशन का हो, अबेटमेंट का, अटेम्प्ट का, उसने वो किया है और जिम्मेदारी उसकी है कि वो उस चीज को ना साबित करे। राइट, चलो अब हम लोग मूव करते हैं अपना सेक्शन 30 पे। अब सेक्शन 30 जो हमारा एस्पेक्ट है, सेक्शन 30 और 31, फिर 32। अच्छा ठीक है, अभी थोड़ा सा एजेंडा बचा हुआ है चैप्टर के अंदर। एक काम करते हैं, इस सेशन को हम लोग यहीं ब्रेक में लेते हैं, क्योंकि जो सेक्शन अभी आने वाला है हमारा सेक्शन 30, वो कुछ तो उसी एस्पेक्ट के बारे में जो मैं अभी आपको समझा रहा था, बट थोड़ा सा ज्यादा एलैबोरेटेड है। और इन एनी केस एक सेक्शन और कवर भी कर लेंगे तो पूरा चैप्टर कवर नहीं हो पाएगा सेशन के अंदर, तो यहीं पे ब्रेक लेते हैं। अब मैं आप सभी लोगों को मिलूंगा 1:30 बजे, और 1:30 बजे से हम लोग अपना जो ये डिस्कशन है सेक्शन 30 ऑनवर्ड्स उसको शुरू करेंगे। सबसे पहले ये वाला जो हमारा चैप्टर है इसको फिनिश ऑफ करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो 2:30 शार्प 2:30 पे वापस आइए और बॉक्सों को निपटाते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच बच्चे, आई विल सी यू एट 2:30, बाय।